नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए इंडियन पॉलिटी की हम बात कर लें। और इंडियन पॉलिटी जो कि हमारा बहुत बहुत अच्छे से बहुत हायरार्की से चल रहा है। तो इंडियन पॉलिटी में हम यहां तक मुझे याद है कि कल हम प्राइम मिनिस्टर करा रहे थे और सभी बच्चे मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे, बढ़िया होंगे एक तरीके से। तो क्योंकि मुस्कुराहट के साथ जब चीज कोई भी नई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो मुस्कुराहट के साथ करते हैं और हमारी दिन का पहला जो शुरुआत होती है वो सिर्फ आपके साथ होती है। सीरियसली जब हम उठते हैं पूरी अपना डेली रूटीन में जो करते हैं, ड्रेस फ्रेश पहनकर फिर सीधे आपके सामने आ जाते हैं। मतलब दिन की शुरुआत भी आपके साथ होती है और दिन का अंत भी आपके साथ ही होता है। खैर चलिए ये तो चलता रहेगा और आपका भी और हमारा भी। लेकिन अब आते हैं आगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपके आने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी का आने वाला है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी के टायर 2 अभी चल रहे हैं और भी यूपीएससी का एग्जाम 2025 के फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे और मई में जाके उसका एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का। लेकिन तो उससे पहले हमें तैयारी बहुत मजबूत तरीके से करनी है और तैयारी स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी है, रणनीति बना के करनी है। ठीक है, चलिए साम दाम दंड भेद, ये बात किसने कही थी? ये बात चाणक्य ने कही थी। और विष्णुगुप्त ये कहते हैं, चाणक्य ये कहते हैं, जिनका नाम कौटिल्य भी है, वो ये कहते हैं कि साम दाम दंड भेद। साम का मतलब होता है कि प्रेम पूर्वक अपनी चीजों को मनवाना या प्रेम पूर्वक किसी को बहलाना। और दाम का मतलब होता है कि पैसे से किसी को खरीद लेना। और दंड का मतलब होता है कि किसी को दंड देकर उस चीज को जीत लेना। और भेद का मतलब होता है कि उस चीज को भेद लेना, यानी उस चीज को जान लेना। तो साम दाम दंड भेद करके आप उस एग्जाम को क्रैक करें जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए चाणक्य ने भी यही नीति अपनाई थी जब महापद्मानंद को उसने हराया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया था। लेकिन तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो शायद कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो। लेकिन हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल रहा है। आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहीं हद तक कर लेंगे, पूरा चैप्टर आज हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रधानमंत्री को। और इंडियन पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी में हमारा चैप्टर था प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद। देखो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों एक साथ काम करते हैं, इनका कोई अलग ऐसा नहीं है कि मंत्री परिषद अलग काम कर रही है और प्रधानमंत्री अलग काम कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री पूरी मंत्री परिषद का ही मुखिया होता है, पूरी मंत्री परिषद का मुखिया होता है। वह सभी मंत्रियों को नियुक्त होने की सिफारिश भी करता है। यानी प्रधानमंत्री है तो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्री परिषद भी किसी काम की नहीं है। यह संविधान कह रहा है हमारा। और संविधान नहीं बल्कि आपको पता है कि जब प्राचीन समय में यानी प्राचीन भारत में जब राजतंत्र हुआ करता था तो उस राजतंत्र में भी यही था कि राजा है तो दरबार के मंत्री काम कर रहे हैं, राजा नहीं है तो दरबार के मंत्री भी नहीं है। लेकिन इन मंत्री परिषद की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ये मंत्री परिषद की सलाह पर जब प्रधानमंत्री अपने काम करता है, उसकी सहायता से काम करता है और इनकी सलाह से जब राष्ट्रपति काम करता है तो ये पूरा हमारा शासन और पूरे प्रशासन का हिस्सा है। ठीक है, यही पूरा केंद्र का शासन और प्रशासन को संभालते हैं। चलिए उसके अलावा बात करते हैं तो पहले हम प्रधानमंत्री के कुछ कार्य और शक्तियों की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी आर्टिकल होते हैं, जैसे कि एक तो आर्टिकल आता है 74, एक आता है 75 और एक आता है आपका 78 आर्टिकल। इस तीनों आर्टिकल को आपने अच्छे से कर लिया तो यकीनन मानिए, और एक आता है 88 आर्टिकल 88। ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री से संबंधित है। यदि आपने इनको कर लिया तो यकीनन मानिए कि प्रधानमंत्री से संबंधित आपने अनुच्छेद कर ही लिए हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि प्रधानमंत्री का जो कार्य है, जो शक्तियां हैं, उनको भी आपको कंसेप्ट तरीके से करना है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो भी आपको अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए हम पहले प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात कर लेते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं, कभी मंत्रालय की बैठक कर रहे हैं, कभी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। ये क्या है सारा कुछ? ये आपके सामने जब न्यूज़पेपर के आपके सामने कोई खबर आती है कि कैबिनेट की मंजूरी मिली, कैबिनेट की मंजूरी मिली। जैसे कि कल क्या है, कल मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें आया कि पैन यानी पैन 2.0 जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसके लिए कैबिनेट ने 1434 करोड़ की मंजूरी दे दी है। ये खबर मैंने पढ़ी और इस खबर पे मैं जरा गौर किया।
इस खबर पे मैंने ये गौर किया कि प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रिमंडल के साथ बैठकर ये 1434 करोड़ रुपए जो मंजूरी दी है पेन 2.0 योजना के लिए, ये क्या है? यानी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की और मंत्रिमंडल के मुखिया है कौन? प्रधानमंत्री। यानी फैसला तो कैबिनेट का है, लेकिन कैबिनेट के बाद जब ये फैसला जाता है प्रधानमंत्री के पास आखिर में सिग्नेचर करने के लिए, उस पर मोहर लगाने के लिए, तो प्रधानमंत्री का फैसला आखिरी फैसला होता है। ठीक है, उसके बाद ये खबर आती है कि कैबिनेट से मिली मंजूरी या कैबिनेट ने दी मंजूरी। चलिए, और इस कैबिनेट को भी जानेंगे, कैबिनेट में होता कौन कौन है। तो पहले हम ये प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं और जो शक्तियां हैं उनकी बात मैं करता हूं। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, आज हमारा ये टॉपिक चलने वाला है, और ये टॉपिक ही नहीं बल्कि पूरा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की मैं बात करूं, इसके वर्क्स एंड पावर की बात करें तो पावर तो इतनी होती है प्रधानमंत्री में कि चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। मैं ये शब्द बोला तो आप बोलेंगे सर आप प्रधानमंत्री को निरंकुश बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को कंट्रोल में नहीं ला रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री को मैं कंट्रोल में करने वाला कोई नहीं हूं, और मैं आपको बता दूं जनता केवल प्रधानमंत्री के चुनाव तक ही भागीदारी रहती है, उसके बाद केवल मूक बनी रहती है। यह हकीकत है हमारे शासन और हमारे संविधान की। लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है जिसको प्रधानमंत्री तो क्या राष्ट्रपति को भी वो कंट्रोल कर सकता है। कल मैंने प्रधानमंत्री का भाषण देखा, कल नहीं परसों के दिन, जब हमारा 26 नवंबर संवैधानिक दिवस था। 75 साल हो गए हमारे संविधान को बने हुए। तो जब मैंने संवैधानिक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखा ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ऑन द पोडियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के मंच पर खड़े होकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली कि मुझे संविधान ने जो कार्य दिया है, जो शक्ति दी है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। क्या कहा कि संविधान ने मुझे जो कार्य और शक्तियां दी हैं, मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, और मैं किसी भी तरह से संविधान का इनोर्चमेंट नहीं कर रहा हूं, यानी उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, उसका वॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और संविधान से ऊपर मैं नहीं बल्कि संविधान मेरे ऊपर है। तो यह बात कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री आज भी संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान की सीमा में रहते हुए आज वो अपनी कार्य और अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छे से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अपनी बातों को यहां पर रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट जिसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, जिसे गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसके सामने बातों को रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खैर, तो मैं कार्य की बात करता हूं। इसके कार्य 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री 3 कार्य करता है, तभी तो 19 घंटे बिजी रहता है। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, अब प्रधानमंत्री का मतलब है कि व्यस्तता तो आनी आनी है। आप सोचो, जब आप आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हो और जिले का कलेक्टर बन जाते हो, जब जिले के कलेक्टर बनते हो या आईपीएस से पुलिस प्रशासन का आप भाग संभालते हैं, आईपीएस बनके, आईएएस बनके, तो आईएएस बनने के बाद आपके पास एक जिला है पूरा, और जिले की जिम्मेदारी कितनी होती है आप सभी को पता है। यानी कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता कि 10 से लेके 5 तक ड्यूटी करेंगे, 10 से लेके 6 तक ड्यूटी करेंगे। कलेक्टर की कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता। कलेक्टर का ड्यूटी टाइम होता है 24 घंटे चौकन्ना रहना। रात के 3 बजे भी फोन आता है तो आपको जाना ही पड़ेगा, यदि आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं आप तो। और आपको कलेक्टर एक जिला मिलता है, कैडर मिलता है, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि उस जिले में छोटी से छोटी चीज भी यदि हो रही है तो उसकी खबर आप तक हो जानी चाहिए। यदि आप उस खबर से बेखबर हैं तो यकीनन मानिए कि आप उस पद के लिए बने ही नहीं हैं, या आप उस पद से लापरवाही कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। यही तो बात है। हमारे जिले में एक वारदात हुई थी। हमारे जिला यानी राजस्थान में एक भरतपुर जिला आता है, तो राजस्थान में भरतपुर जिला जो कि ईस्ट राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट राजस्थान और वेस्ट यूपी जो आगरा से लगता है। तो भरतपुर में जिला कलेक्टर थे, मुझे नाम याद नहीं है। एक दिन क्या हुआ, भारी बरसात के समय, यानी विंटर ये अपना सीजन चल रहा था, वेदर सेशन। तो वेदर सेशन में क्या था, बरसात काफी हो रही थी, और बरसात के काफी हो जाने से क्या था कि हमारे जिले में एक करीबन 10 मंजिला बिल्डिंग थी। वो 10 मंजिला बिल्डिंग बरसात से, भारी बरसात के कारण क्या था, वो बनी रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें मजदूर भी काम कर रहे थे, लेकिन रात का समय था तो मजदूर उसी में ही आराम कर रहे थे।
होता है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके जो मजदूर होते हैं वो वही जब तक पूरी बिल्डिंग नहीं बन जाती वो उसी में खाना पीना सोना सब कुछ करते हैं। अब क्या था, रात का समय था 3 बजे का, वो बिल्डिंग बिल्कुल ढह जाती है बरसात से, क्योंकि नीचे की मिट्टी थी वो गीली हो गई और उस 10 मंजिला की बिल्डिंग को ठहरने के लिए बेस नहीं मिला, तो उसका बेस कमजोर हो गया। और जब बेस कमजोर हो गया तो समझ लीजिए कि वो 10 मंजिला की बिल्डिंग को ढहने में 10 सेकंड का समय नहीं लगा, वो ढह गई। अब यकीनन मानिए 3 बजे मैंने पहली बार कलेक्टर को देखा रात में, और वो किस ड्रेस में आया था, यकीनन मानिए वो आराम ही कर रहा होगा। वो आया था बिल्कुल नाइट सूट से, यानी जब हम लोअर वगैरह पहनते हैं घरों में नाइट के समय जब हम जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कोई सूट बूट में सोता हो, बिल्कुल एकदम नाइट में, नाइट सूट में आया था वो। मैंने पहली बार उसको देखा मैं, और बिल्कुल आंखों में नींद भरी हुई थी उसके। 3 बजे, यानी सोच रहे हो, चाहता तो वो ये भी कह सकता था कि नहीं नहीं 3 बजे नहीं, सुबह देखेंगे, सुबह जांच करेंगे इसकी। वो 3 बजे आया, उसने डेड बॉडी उठवाई, सारा काम देखा। यानी अब सोचो रात तो खराब हो गई ना, ऐसा थोड़ी ना कि 3 बजे आने के बाद आध घंटे में चला गया, और नहीं, सुबह 6 बजे तक जब तक पूरी डेड बॉडी नहीं निकल गई वहां का जिला कलेक्टर अपने जगह से हला नहीं, और बरसात में भीगा रहा वो। तो ये है ड्यूटी, ये है कर्तव्य। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य 3 प्रकार से आते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य 3 प्रकार से होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के संबंध में। प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में। अब देखो, मंत्री परिषद के संबंध में मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के संबंध में कैसे काम करता है, पहली बात कर लेते हैं इसकी, कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो संबंध में जो कार्य होता है वो कैसे हो रहा है। पहली बात देखो, प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री संवैधानिक की शपथ लेता है और प्रधानमंत्री बन आ जाने के बाद वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि ये मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही पूरा मंत्रिमंडल नियुक्त होता है। तो पहली बात तो आप ये ले सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करवाकर पूरे मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। तो आप लिख सकते हैं पहला कार्य इसका क्या है, यहां पर मैं ए डाल सकता हूं, और ए में आप सभी लिखना चाहेंगे तो लिखें। ए में क्या है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, पहला कार्य है इसका। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समस्त मंत्रिमंडल, समस्त मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। समस्त मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो पहला कार्य आप सभी को यहां पर देखने को मिला कि पहला कार्य क्या होता है इनका। दूसरे कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके बाद क्या काम करता है। अब जैसे कि सारे मंत्रियों को उसने शपथ दिलवा दी राष्ट्रपति के द्वारा। अब जब सारे मंत्रियों को शपथ दिल चुकी है उसके बाद वह मंत्रियों को, जो मंत्री शपथ ले चुके हैं अब वो मंत्री बन गए, लेकिन किस विभाग के मंत्री हैं, किस मंत्रालय के मंत्री हैं, ये उनको भी नहीं पता। अब क्या करता है, अब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी भी मंत्री को कोई सा भी मंत्रालय आवंटित कर सकता है, एलोकेट कर सकता है, यानी एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। अब दूसरा काम होता है उसका एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री, तो आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है, मंत्रालय आवंटित करता है, यानी एलोकेट करता है, आवंटित करता है। चलिए, यह भी बहुत अच्छी बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की। तीसरा कार्य क्या होता है, देखो तीसरा कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री उसने जिस मंत्री को जो मंत्रालय आवंटित किया है
या सभी मंत्रियों को जो जो मंत्रालय आवंटित कर दिए हैं उन मंत्रालयों में वो फेरबदल भी कर सकता है कभी भी। जैसे कि आज मान लीजिए गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, ठीक है, या रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। भाई ये तो है, आज के हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के पास कौन है? राजनाथ सिंह के पास जो है वो रक्षा मंत्रालय, और नितिन गडकरी के पास राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, जैसे हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ये डिसाइड करें, कि प्रधानमंत्री ये डिसीजन ले लें कि हम नितिन गडकरी जी को रक्षा मंत्रालय देना चाहते हैं और राजनाथ सिंह को अगले कार्यकाल से हम देना चाहते हैं क्या? राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। यानी प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को दिए गए मंत्रालय में फेरबदल भी कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को दिए गए मंत्रालयों में किसी भी समय, आपको पता है 2019 के समय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई कैबिनेट का निर्माण किया था, नहीं किया था, जिसमें सारे यूथ मंत्री थे। अचानक से, यानी पूरी कैबिनेट ही चेंज कर दी उन्होंने। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को दिए गए मंत्रालयों में किसी भी समय फेरबदल कर सकता है। चलिए, तीसरा कार्य भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो चौथा कार्य है, वो चौथा कार्य क्या होता है कि यानी मंत्री परिषद के सभी फैसले प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि सभी मंत्रालयों के सभी फैसलों को प्रधानमंत्री द्वारा प्रभावी किया जाता है। जब तक आप मानिए कि वित्त मंत्रालय का कोई फैसला है, वित्त मंत्रालय का कोई भी फैसला होता है, उस पर आखिरी मोहर प्रधानमंत्री की लगती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों का और सभी मंत्रियों का प्रमुख होता है, मुखिया होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सभी मंत्रालयों के सभी फैसलों को, सभी मंत्रालयों के फैसलों को, उनके डिसीजंस को, फैसलों को प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रभावी बनाया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रभावी बनाया जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो पांचवा कार्य है वो क्या होता है बताइए। देखो, प्रधानमंत्री पूरी मंत्री परिषद का क्या होता है? मुखिया होता है, प्रधान होता है, यानी चीफ ऑफ द ऑल मिनिस्ट्रीज। प्राइम मिनिस्टर इज दैट चीफ ऑफ द ऑल मिनिस्ट्रीज। तो आप लिख सकते हैं या हेड ऑफ द ऑल मिनिस्ट्रीज। तो लिखेंगे प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया होता है, जिसको हेड भी बोलते हैं, हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज, मुखिया होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि सभी मंत्रालयों का मुखिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर कोई और, डी ऑप्शन। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे भौंदू हैं कि इसमें राष्ट्रपति करके आएंगे। वो क्या सोचेंगे कि सभी मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम किया है राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति ही जो शपथ दिलाता है वही सबसे बड़ा मुखिया होता है। नहीं जी, प्रधानमंत्री इसके शब्द में ही प्रधान है, इसके शब्द में ही प्राइम है। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इज दैट हेड ऑफ द ऑल मिनिस्ट्रीज।
ओके, यानी प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। उसके बाद इसका लास्ट और अंतिम कार्य मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या होता है, इसका लास्ट यानी अंतिम कार्य होता है कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी समय किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। जैसे कि आपको पता है एक केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल में, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली टर्म में चल रही थी, तो उस समय एक स्मृति ईरानी जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। स्मृति ईरानी से स्वास्थ्य मंत्रालय छीनकर 2019 के कार्यकाल के बाद उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दिया, कपड़ा मंत्रालय दे दिया। यानी प्रधानमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है, किसी भी मंत्री से किसी भी समय त्यागपत्र मांग सकता है, उसका मंत्रालय परिवर्तित कर सकता है, यह भी कर सकता है। तो लिख देंगे यहां पर कि मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री किसी भी समय किसी भी मंत्री से, किसी भी मिनिस्टर से, किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है। ठीक है, और उसको फारिग कर सकता है। चलिए देखो, जरूरी नहीं है कि सभी लोग मंत्री ही बने। आप जानते हैं कि मंत्री तो नहीं रहेगा, लेकिन वो बीजेपी में रहेगा या कांग्रेस में रह सकता है। यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और उस पॉलिटिकल पार्टी के सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री ने किसी मंत्री से इस्तीफा मांग भी लिया है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंत्री का पद गया है, लेकिन वो एमपी तो रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मंत्री चला गया, एमपी भी चला गया, वो घर बैठ जाएगा। घर नहीं बैठेगा, पॉलिटिक्स में तो है भी है वो, बस वो एमपी रहेगा, संसद में मौजूद रहेगा प्रभु। ठीक है, सरकार की कार्यप्रणाली भाग लेगा, वोटिंग करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये है प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये है मुखिया की बात, तो यहां पर लिख देना आप मुखिया। और मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद के संबंध के अलावा और भी अन्य कार्य होते हैं। जैसे कि दूसरा कार्य है राष्ट्रपति के संबंध में। ये सारे संवैधानिक कार्य हैं प्रधानमंत्री के। तो दूसरा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संदर्भ में कार्य, राष्ट्रपति के संदर्भ में कार्य। देखिए, तो पहला कार्य कौन सा हो सकता है, ए। देखो, राष्ट्रपति के संदर्भ में जो कि प्रधानमंत्री का जो प्रमुख कर्तव्य है, जो उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है पहली और सबसे पहली जो जरूरी है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को समय समय पर शासन और राजनीतिक मामलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है। आपको बता दूं, यानी भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जितने भी राजनीति से जुड़े जो फैसले होते हैं, राजनीति से जुड़े जो फैसले होते हैं और शासन से जुड़े जो भी फैसले होते हैं, उनकी खबर, उनकी सूचना राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री खुद पहुंचाने जाते हैं या कोई पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को भारत की हर एक खबर होती है प्रधानमंत्री के माध्यम से। चलिए, तो लिख सकते हैं यहां पर कि ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल नहीं है, केवल स्टेटमेंट है। तो लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सभी शासन, या लिख सकते हैं कि शासन एवं राजनीतिक मामलों से जुड़ी, शासन एवं राजनीतिक मामलों से जुड़ी, राजनीतिक मामलों से जुड़ी
सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति को यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा, ऐसे लिख दे द्वारा, ठीक है, यहां पर लिख दे द्वारा शासन एवं राजनीतिक मामलों से जुड़ी सभी जानकारियां राष्ट्रपति को दी जाती हैं। एक तो पहला काम यह हो गया, ठीक है। दूसरे काम की मैं बात करूं, दूसरा काम क्या होता है बताइए। देखो दूसरा काम ये होता है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 यानी अनुच्छेद 74 का उपबंध एक ये कहता है, सब क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देने का और सलाह देने का कार्य करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद शासन व प्रशासन हेतु राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श दिया जाता है। चलिए, और द्वारा यहां भी आएगा। ओके, उसके बाद तीसरा कार्य क्या है, ये सारे पढ़ चुके हैं आप, इसमें अचंभे वाली बात नहीं है, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, ये पढ़ चुके हैं आप। चौथा कार्य क्या हो सकता है? देखो चौथा कार्य क्या होता है कि आपको पता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने गए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने गए, नए फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई। अभी महालेखा परीक्षक बने हैं नए भारत के, जो कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो बने हैं, जिनको कैग कहते हैं। अभी भारत के नए कैग की नियुक्ति हुई है, ठीक है। कभी यूपीएससी का नया चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा कई फाइनेंस कमीशन का नया अध्यक्ष बन जाता है कोई। उसके बाद जब आपको शपथ लेते हुए खबर आती है कि भारत के राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाई, ये खबरें आती है ना, एक क्लिप जारी होती है ना राष्ट्रपति भवन से। कभी आप ये सुनते होंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के नए चुनाव आयुक्त तो ये होंगे, ये भी आप खबर सुनते हो। तो कई प्रकार से आप जो खबर सुनते हो, भारत के महान्यवादी अब नए यही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खबर आप सुनते हो ना, ये कैसी खबर है? ये एक्चुअली में एक ऐसी खबर है जिसमें प्रधानमंत्री उन नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को शपथ दिलवाता है। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यूपीएससी के चेयरमैन एवं उनके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन एवं उनके मेंबर, भारत के चुनाव आयोग या भारत के चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। और तो और, हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं है इसमें, सुप्रीम कोर्ट को ऐड मत करना, ठीक है। और भारत के महान्यवादी एवं महालेखा परीक्षक जैसे व्यक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उनको शपथ और नियुक्ति दिलाता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इस संबंध में। चलिए, तो लिखेंगे कि भारत का महान्यवादी पहली पोस्ट महान्यवादी महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, महालेखा परीक्षक, कॉमा, और क्या हो सकता है? और है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों कॉमा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष। आप बोलेंगे सर हाँ जी, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है और यूपीएससी के अध्यक्ष एवं
सदस्यों उसके अलावा और क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। यानी आपको पता है कि इनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि इनकी सिफारिश प्रधानमंत्री कर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। तो लिखें इनकी सिफारिश प्रधानमंत्री कर, इनकी सिफारिश प्रधानमंत्री कर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री कर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। तो ये बात थी हमारे लिए एक तरीके से जो काम कर रही है राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन सी जानकारियां आपको उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संदर्भ में ये कार्य करता है। अब तीसरा कार्य जो प्रधानमंत्री के संबंध में है वो है प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में कार्य। तो आप लिख सकते हैं, चलिए दो कार्य हो चुके, मंत्रिपरिषद के संबंध में और राष्ट्रपति के संदर्भ में। तीसरा कार्य आता है प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में कार्य, संसद के संबंध में कार्य कैसे हो सकते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में जो कार्य हैं वो कैसे हो सकते हैं, देखें। अच्छा, आपको पता है कभी आपने संसद का माहौल देखा टीवी में? जब न्यूज चैनल आते हैं तो न्यूज चैनल में संसद में कभी नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर बात भी करते हैं, भाषण भी देते हैं, ठीक है, दूसरे पर हमला भी करते हैं बातों से। तो ये सारी चीजें आपने कभी टीवी पर देखी हैं? टीवी तो देखते होंगे, या चलो छोड़ो, मोबाइल तो देखते होंगे। मोबाइल तो 24 घंटे आपके हाथों में ही रहता है ना, वो तो देखते होंगे आप। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी कोई वीडियो पे, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस शेयर करता है, वहां तो देखते होंगे। तो एक्चुअली में जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कभी कभी भाषण भी देखे होंगे, देखें 2014 तो नहीं, चलो अब तो आप थोड़े बहुत मैच्योर भी हो चुके हो, समझने लग गए हो पॉलिटी को, तो फिर भी उनके भाषणों में थोड़ी बहुत तो समझ आपको आती होगी ना कि वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी योजना का ऐलान संसद से किया हो? बताओ। या फिर संसद से नहीं किया गया हो तो ये बताइए, जैसे कि कभी मान लो चुनावी रैली में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैलियों के जाते वक्त जब कोई वो जनता से जो वादा करके आते हैं, उसका जो काम है, जनता से मान लो वादा किया किसी धन योजना का, जन धन योजना का कर दिया, या आयुष्मान भारत योजना का कर दिया कि हम आयुष्मान भारत योजना के तहत इतने लाभार्थियों को इतने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, या इतने का बीमा होगा। तो कुल मिला के यानी वो जब चुनावी रैलियों में या जनसभा में जब वो जनता से वादा करते हैं, और जनता से वादा करने के बाद जब संसद में वो जाते हैं, तो संसद में उस वादे से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनको संसद के समक्ष रखते हैं। यानी अब ये बोले कि आप नहीं सर जनता के सामने ही फैसला करो, देखो जनता के सामने फैसला नहीं होता। आपको पता है कोई भी लीडर, कोई भी मंत्री या कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री यदि जनसभा कर रहा है तो वो जनता से केवल आश्वासन दे सकता है, उसको वादा दे सकता है। लेकिन आप बोलेंगे सारे काम संविधान के हमारे सामने ही कर दें, जनसभा के सामने, वो काम जनसभा के सामने नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने मिलकर चुना है, ठीक है, और जनता ने मिलकर चुना है जिससे वो लोकसभा के प्रमुख नेता बने हैं, और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन संसद में खुले में नहीं। आप बोलें कि सर जनसभा के सामने ही फैसला कर दें कि आज से हम ये योजना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी जनसभा में वादा कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन आप बोलें सर चुनावी रैली में पूरा काम निपटा दें, तो ये नहीं हो सकता। जो संवैधानिक कार्य है वो केवल संसद में ही होता है, और संसद में जो लोकसभा होती है वो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसका जवाब आपको संसद से मिलेगा। चलिए,
जैसे कि मान लो नरेंद्र मोदी जी जनसभा में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ये कानून लाएंगे, हम वो कानून लाएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, हम कुछ वैसा करेंगे। तो करेंगे इसका मतलब है कि वो संसद में ही जाके करेंगे, क्योंकि संसद एक संवैधानिक भवन है और संवैधानिक भवन में ही संविधान से जुड़ी जितनी भी कार्य हैं वो केवल संसद में ही हो सकते हैं, चुनावी रैलियों में नहीं हो सकते। चुनावी रैलियों में केवल वादा हो सकता है, केवल आश्वासन हो सकता है, लोगों को शांत किया जा सकता है। चलिए, तो पहला कार्य संसद के संबंध में क्या है कि प्रधानमंत्री संसद में, संसद के पटल पर सभी योजनाओं की घोषणा करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर पहला कार्य क्या लिख सकते हैं, इसका पहला कार्य आप लिख दीजिए कि प्रधानमंत्री सभी नीतियों से जुड़ी योजनाएं, सभी नीतियां एवं योजनाओं को संसद के पटल यानी संसद के मंच पर उन्हें मंच पर प्रस्तुत करते हैं एवं घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ये पहला कार्य प्रधानमंत्री जो संसद में करते हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री संसद में जब कोई भाषण देते हैं तो भाषण में वो कोई ऐसी बातें कर जाते हैं जो जनता के लिए लाभकारी होती है, जनता के लिए प्रॉफिट होता है उसमें, तो उसकी जो काम है वो संसद में ही होते हैं। चलिए, उसके बाद इनका दूसरा जो वर्क है, दूसरा वर्क क्या होता है बताइए। देखें, दूसरा काम ये होता है जो राष्ट्रपति से जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री संसद के सत्र को आहूत करने तथा सत्रावासन करने और तथा यानी संसद के सत्र, क्योंकि संसद में 3 सत्र काम करते हैं, संसद के सत्र में 3 सत्र काम करते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र, दूसरा सत्र है मानसून सत्र और तीसरा है विंटर यानी शीत सत्र, जिसको कहते हैं विंटर सेशन, जो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही। तो नरेंद्र मोदी जी ने विंटर सेशन के समय संसद भवन के बाहर आकर मीडिया के सामने ये कॉन्फ्रेंस की और विंटर सेशन का उद्घाटन किया। अब विंटर सेशन के पहले दिन कौन आएगा? राष्ट्रपति संबोधन करने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ को आहूत करने का और सत्रावासन करने का क्या देता है? सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इसी सिफारिश पर बजट के पहले सत्र को क्या करता है? संबोधित करता है। सत्र के पहले सत्र को संबोधित करता है और उसका सत्रावासन करता है। यह बात आपको पता है। सत्रावासन का मतलब होता है कि किसी भी बजट का मतलब किसी भी सत्र का अंतिम दिन और दूसरे बजट का प्रारंभिक दिन, जो सत्रावासन होता है बीच में, वो यही होता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद के तीनों सत्रों को आहूत करने, संसद के तीनों सेशनों का, इसको सेशन बोलते हैं, तीनों सत्रों का आहूत करना यानी उनका उद्घाटन करना, आहूत करना एवं सत्रावासन करना, यह काम प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। जैसे कि मान लो संसद का पहला सत्र है बजट सत्र, और बजट सत्र का प्रारंभ होता है फरवरी से। कब होता है? 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि बजट सत्र प्रारंभ किया जाए। फिर राष्ट्रपति बजट के पहले दिन पूरे सदन को संबोधित करता है और यह केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही मुमकिन है। उसके बाद आपको पता है तीसरी पावर जो है प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में, यानी आप बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट के रिलेशन में जो कार्य होता है वो कैसे होता है। तो तीसरे कार्य में क्या होता है? लोकसभा संसद का एक लोअर हाउस है और इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको मैं बता दूं,
लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात सत्य है और संविधान में लिखा भी गया है, क्योंकि लोकसभा में जो चुने हुए, जो इलेक्टेड लोग बैठे हैं वो जनता ने ही चुने हैं सारे, जबकि राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं वो जनता के माध्यम से चुनकर नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होते हैं। उसमें जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेती है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनावों में हर साल जनता अपनी उंगलियों से वोट डालकर आती है बूथ सेंटर पर जाकर। और आपको बता दूं, इसलिए संसद यानी प्रधानमंत्री लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति को कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को, जो कि संसद का एक लोअर हाउस है, लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए, यह भी संसद के संबंध में कार्य है। और उसके बाद आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को लोकसभा सदन का नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा सदन का नेता कहा जाता है। आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को संसद के लोकसभा सदन का नेता कहा जाता है, यानी लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता कहा जाता है, सदन का नेता कहा जाता है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीडर ऑफ द हाउस। ओके, वेरी गुड। तो ये है प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, इसे सदन का नेता भी बोलते हैं। और सदन का प्रतिपक्ष नेता कौन है अभी? राहुल गांधी जी। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री के अन्य कार्य क्या होते हैं। ओके, यही डाल लीजिए हेडिंग, प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है और प्रधानमंत्री यहां पर खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। देखो, प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों में मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, जैसे कि पहला कार्य क्या होता है? प्रधानमंत्री का पहला कार्य यह होता है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग, जिसे आज हम नीति आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन का नाम 15 अगस्त 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की दीवार से खड़े होकर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आ गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को, जो पहले नेहरू के समय 1950 में प्लानिंग कमीशन के तौर पर काम कर रहा था। ठीक है, जिसको नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 से। नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, या कोई भी प्रधानमंत्री, इससे आगे आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, ठीक है, उसके बाद अंतरराज्यीय परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, पहली बात। दूसरी बात, सदन का नेता होता है, ये भी कार्य हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों में और क्या आता है बताइए? प्रधानमंत्री जनसभा, चुनाव रैलियां करता है, ये भी कई सारे काम हैं। तो इन मिला के ये पॉलिटिकल काम है सारे, इनको ना ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों में कोई खास बात है नहीं है। ठीक है, बस आप संवैधानिक तरीके से काम को देख लीजिए कि संवैधानिक तरीके से वो 3 काम करते हैं, संसद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में और मंत्रिपरिषद के संबंध में। चलिए, अब प्रधानमंत्री तो आपका खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री के यही कार्य होते हैं और यही शक्तियां होती हैं, और राष्ट्रपति के संदर्भ में वो क्या क्या बातें होती हैं, वो सारी चीजें। लेकिन अब मैं आपको मंत्रिपरिषद को समझा देता हूं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, सर मंत्रिमंडल क्या होता है और कैबिनेट क्या होती है। इन तीनों में फर्क क्या है मैं एक बार समझा देता हूं आपको। चलिए देखो, ये मंत्रिपरिषद जो है ना, एक्चुअली में आप सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद, ये शब्द आपको बहुत सताता होगा। देखो,
मंत्री परिषद, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैं बात करता हूं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है? देखो, आप सभी को पता है कि जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद वो राष्ट्रपति से यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों को जो जो मंत्रालय देता है उसकी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है और राष्ट्रपति उन उन व्यक्तियों को जिसने प्रधानमंत्री ने सिफारिश की है उन व्यक्तियों की, उनको शपथ दिला देता है। यही तो काम प्रधानमंत्री करता है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब सोचिए कि जिन जिन व्यक्तियों का नाम उस प्रधानमंत्री की सिफारिश के मतलब कॉन्फ्रेंस लिस्ट में है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में है, उनको शपथ दिला देता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के शपथ दिलाने के बाद जब जिन जिन व्यक्तियों को जो मंत्रालय दिए जाते हैं वो मंत्री बन जाते हैं, तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। पहला मंत्री है कैबिनेट मंत्री, पहले मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, उसके अलावा दूसरे प्रकार के मंत्री आते हैं, ये पहले प्रकार के मंत्री हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री आते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें स्टेट मिनिस्टर कहते हैं। और तीसरे प्रकार के मंत्री में आता है जिन्हें कहते हैं उपमंत्री, यानी डेप्यूटी मिनिस्टर। उपमंत्री ये होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री ये होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये इनकी संख्या कितनी होती है? अच्छा, पहले हम मंत्री परिषद की बात करते हैं। इसकी सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई सिफारिश, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही पूरे मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? पूरे मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दैट्स इट। ये राष्ट्रपति पूरे मंत्री परिषद का निर्माण करता है। लेकिन आपको पता है कि एक हमारा संविधान काम करता है, एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम है बच्चों। उस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003 ये कहता है कि मंत्री परिषद की संख्या यानी मंत्री परिषद में जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बराबर हो जाए, कम हो जाए, लेकिन अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003 में कहा गया है कि मंत्री परिषद की संख्या यानी COM, इसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो टोटल होती है मल्टीप्लाई टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा मल्टीप्लाई बाई 15 यानी 15/100। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, बस इसके अधिक या इसके बराबर, अधिक नहीं होगी कभी। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या होती है वो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा मल्टीप्लाई बाई 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर हो जाए। तो कुल मिला के ये बनता है इक्वेशन, एक समीकरण। ठीक है, अब मैं यही चीज कहता हूं कि मान लीजिए लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? अभी 543 मान लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 15% में निकालूंगा तो करीबन इसका बन जाएगा मेरे हिसाब से 79 बनेगा। डेसिमल को हटा दीजिए, 79 बनेगा। अब 79 जो नंबर है वो किसके हैं? नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर के। तो नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कितनी हो गई? ये हो गई 79। अब 79 में कौन बनेगा कैबिनेट का, कौन बनेगा राज्य का और कौन बनेगा उपमंत्री? ठीक है, कितने कितने बनेंगे ये डिसाइड करता है प्रधानमंत्री, और किसको क्या देना है ये भी प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है, हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले। लेकिन कैबिनेट में 79 में से केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं 12 से 13 ही कैबिनेट मंत्री होते हैं, बस इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होते।
राज्य मंत्री की संख्या की बात करें, बाकी की रिमेनिंग और बाकी के रिमेनिंग जो भी है, यहां पर बचे कुछ और बांट लें, ठीक है। राज्य मंत्रियों की संख्या लगभग लगभग 20 से 30 हो जाती है। उसके अलावा फिर 40 से यहां उप मंत्री आ जाते हैं। तो मान लीजिए, चलो यहां 15 मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहां अप्रोक्स 15 मान लेते हैं। तो 15 यहां हो गए, इनको 80 मान लीजिए, चलो ये 80 कर लीजिए ताकि टोटल नंबर हो जाएगा। तो 80 ये हो गए। अब 80 में से 15 बचे कितने, 80 में से 15 ये हो गए, तो बचेंगे आपके 65। अब मान लीजिए 30 यहां मान लीजिए, चलो ठीक है, और 35 यहां मान लीजिए, 35 यहां मान लीजिए, तो 45 ये और 35 ये, कितने हो गए, तो 45 वो हो गए और 35 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल ये हो गए 80। बस, तो टोटल नंबर संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या हो गई 80। ऐसे करके हम यहां पर मान सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कम होती है, राज्य मंत्रियों की संख्या उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और उप मंत्रियों की संख्या उससे थोड़ी और ज्यादा होती है। इस प्रकार से पूरी मंत्री परिषद का निर्माण होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कैबिनेट मंत्री का काम होता है प्रधानमंत्री की सभी मीटिंग्स में भाग लेना, प्रधानमंत्री के सभी निर्णयों को प्रभावी बनाना, हाँ जी, प्रधानमंत्री के आदेश की पालना करना, यह काम होता है। राज्य मंत्री का काम होता है कि कैबिनेट मंत्रियों की साथ मीटिंग में हिस्सा लेना। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, और उप मंत्री जो होते हैं ये विभागों को संभालते हैं। जैसे कि वित्त मंत्रालय का ही विभाग है वित्त विभाग, जिसे बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसे बोलते हैं विदेश विभाग, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट। यानी हर मंत्रालय में एक जो डिपार्टमेंट होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके मुखिया कौन होते हैं, उप मंत्री। कौन होते हैं, उप मंत्री। और राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं मीटिंग्स में भाग लेकर, और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये प्रधानमंत्री के निर्णयों में भाग लेते हैं। तो ये इनकी भूमिका है, ये इनके नंबर्स हैं। इस प्रकार से मंत्री परिषद बनती है, और ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो आप मंत्रिमंडल बोलते हो वो मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों को बोला जाता है, इसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। यह है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते ये मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। तो मंत्री परिषद में तीनों और मंत्रिमंडल में केवल एक आता है जिनको आप कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। और कैबिनेट का मंत्री मतलब है जैसे कि प्रमुख मंत्री, जैसे कि पहले पर आते हैं गृह मंत्री, जैसे कि गृह मंत्री हो गया, उसके बाद रक्षा मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री के बाद स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हो गया, जो भी कौन है, जेपी नड्डा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हो गया, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री। उसके अलावा कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं परिवहन मंत्री। उसके अलावा कौन आते हैं फिर, संसदीय कार्य मंत्री एक ये आते हैं। उसके अलावा और कौन सी मिनिस्ट्री आती हैं, या और कौन से मंत्री आते हैं जो प्रमुख मंत्री होते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा इनको देखा होगा। तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य, परिवहन, संसदीय, और एक आते हैं वित्त मंत्री, उसके अलावा और कौन आते हैं, विदेश मंत्री, एक आते हैं विदेश मंत्री। उसके अलावा और कौन आते हैं, और कोई देखा है आपने, बताइए भाई, और कोई आसपास मंत्री देखें, गृह, रक्षा, विदेश, वित्त। चलो यही प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं, और भी संख्या 12 होती है। हाँ, एक और है किसान मंत्री, या कृषि मंत्री कह दो, कृषि मंत्री, एक कृषि मंत्री हैं। अच्छा, गृह मंत्री कौन है भारत का, अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जयप्रकाश जो नड्डा हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो पहले एमपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये हमारे भारत के कैबिनेट मंत्री हैं, और इन्हीं के फैसले प्रधानमंत्री करता है, और इसको कहते हैं मंत्री परिषद, और यह है पूरा मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है।
तो ये है आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का चैप्टर, जो कि होता है फिनिश और होता है खत्म। ठीक है, तो फिर चलते हैं आपसे और फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। लेकिन अगला चैप्टर आपका हम एक लेक्चर और लेने वाले हैं, जो आपको पता भी चलेगा जल्दी ही। तो अभी के लिए हम समाप्त चाहते हैं और अगले चैप्टर पर मिलते हैं। लेकिन चैप्टर आपको तभी बताया जाएगा जब हम आकर आपको खुद बताएंगे। चलिए, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और प्राइम मिनिस्टर और ये खत्म हो चुका है, तो आशा करता हूं कि अगले लेक्चर में भी आप उसी तरह बने रहिए सभी।